हेलो मेरे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 4 है आय और रोजगार का निर्धारण। ठीक है, यानी कि डिटरमाइन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हालांकि ये जो चैप्टर है ये इस वर्ष यानी कि सत्र 2021-22 के अंदर आप लोगों के सिलेबस में तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस लेस किया तो उसके अंदर इस चैप्टर को काउंट नहीं किया है और गवर्नमेंट बजट को काउंट किया है। लेकिन अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट है, जैसे कि यूपी है, उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, गुजरात से है, तो उन बच्चों के लिए ये जो चैप्टर है उनके लिए यह आवश्यक है पढ़ना। आफ्टर नेक्स्ट ईयर पुनः हो सकता है कि पूरा कोर्स रख दे, तो उसमें आपको ये पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आय और रोजगार का निर्धारण, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर भी है, क्योंकि काफी लड़के इस चैप्टर को छोड़ के आते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एग्जाम में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न के अंदर आपको ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर थ्योरेटिकल पॉइंट भी है, डायग्राम भी है और कई सारे फॉर्मूले भी हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रूप में आपको पूछा जाता है कि भाई एमपीसी दे रखा है और एमपीएस याद करो, या फिर एपीसी दे रखा है और एपीएस निकालो, या फिर क्या देता है कि भाई वाई का मान ज्ञात करो, या फिर क्या देता है कि समग्र मान ज्ञात करो, एग्रीगेट डिमांड। तो यार लड़का एक्चुअली इस चैप्टर को छोड़ के आता है कि सर ये चैप्टर तो काफी कंफ्यूजिंग है और काफी टफ है। अरे टफ नहीं है बेटा, तूने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है, तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, चैप्टर का नाम है आय और रोजगार का निर्धारण। देखिए बेटा, जब आपके सेमेस्टर शास्त्र मैंने प्रारंभ की थी तो उस समय मैंने बता दिया था कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। वापस मैं थ्योरेटिकल पॉइंट को 2 मिनट आपको बता देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ। देखिए, सन 1929 के अंदर जब भारत के अंदर महामारी की स्थिति पैदा हुई थी, महामंदी आनी शुरू हुई थी, तो उस समय यूरोप है, अमेरिका है, तो वहां के आर्थिक मंदी के कारण हमारा कुल उत्पादन का जो स्तर है वो भी घट चुका था, रोजगार का स्तर भी घट चुका था, बेरोजगार के अंदर वृद्धि होने लग चुकी थी। ठीक है, उसी प्रकार हमारे देश की जो राष्ट्र आय है वो भी क्या हो चुकी थी, कम हो चुकी थी, प्रति व्यक्ति आय के अंदर कमी आ चुकी थी, तो इस तरह की समस्या उत्पन्न होने लग चुकी थी। तो इस समस्या से निपटने के लिए सन 1929 के बाद में 1936 के अंदर 1936 के अंदर प्रोफेसर जॉन मैनार्ड कीन्स यानी कि प्रोफेसर जेएम कीन्स, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया और उसका नाम था आय और रोजगार का सिद्धांत। आय और रोजगार का सिद्धांत, और कब दिया? सन 1936 के अंदर। और ध्यान रखना, प्रोफेसर जेएम कीन्स ने एक पुस्तक भी लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, उस बुक का नाम क्या था सर? द जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ मनी। ऑफ मनी, ये पुस्तक लिखी थी किसने? प्रोफेसर कीन्स ने, और ये भी कब? 1936 के अंदर ही। समझ में आया? बिल्कुल सर। पहले एम्प्लॉयमेंट है और उसके बाद पेंशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है सर।
एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, ध्यान रखना समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है सर, अब ध्यान रखना ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो समग्र मांग और उसके घटक, ठीक है। दूसरा है अल्पकालीन उत्पादन संतुलन, अल्पकालीन उत्पादन संतुलन। और तीसरा है वो न्यून मांग और अधिक मांग की समस्या, जो पिछले वर्ष यानी कि आरबीएससी की जो किताब थी तो उसके अंदर इस चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अब देखना कि आज की जो हमारी पर्टिकुलर जो लेक्चर वीडियो है वो इसी पर चलने वाली है कि समग्र मांग और उसके घटक क्या होते हैं। किसे कहते हैं समग्र मांग, समग्र मांग अनुसूची क्या होती है, समग्र मांग वक्र कैसे बनाया जाता है, उपभोग फलन क्या होते हैं, उसके बारे में। ठीक है, बिल्कुल सर। तो अब देखना कि सर समग्र मांग क्या होती है। देखिएगा राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंदर हम लोगों ने मांग के बारे में पढ़ा था। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है तो यहाँ पर कोई समस्या आने वाली नहीं है। मांग क्या होती है कि सर कोई उपभोक्ता किसी निश्चित समय अवधि के अंदर और निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है, कोई उपभोक्ता किसी निश्चित कीमत और निश्चित समय अवधि में उस वस्तु को खरीदने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है, बिल्कुल सर। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर एक ही देश के अंदर कई सारे उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, अब उनकी मांग को या उनकी मांग का तो हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक देश के अंदर कई सारे उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, अब हम उनकी डिमांड का एस्टिमेट तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक देश के अंदर जो उपभोक्ता है वो अपना व्यय कहां पर कर रहा है उसका अनुमान जरूर लगा सकते हैं। कोई देश का कंज्यूमर है, वो अपने खर्चों को कहां पर कर रहा है उसका एस्टिमेट हम इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है सर, तो अब देखिएगा कि समग्र मांग होती क्या है, जिसको कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। बिल्कुल सर, अब देखिएगा एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। तो सर एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय के कुल जोड़ से क्या कह रहा है, एक लेखा वर्ष के दौरान वस्तु और सेवाओं पर किए गए व्यय के कुल जोड़ से। ठीक है, यानी कि समग्र मांग के अंदर भी एक फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक ही अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु और सेवाओं पर कुल कितना व्यय हुआ है उसकी जोड़ है। ठीक है सर, क्या कहा है और इसको अच्छे से समझो। समग्र मांग उपभोग व्यय, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से, और निवेश व्यय जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, तो समग्र मांग उपभोग व्यय और निवेश व्यय का कुल जोड़ है। आपकी जो सिलेबस के अंदर कह रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि समग्र मांग के अंदर उपभोग व्यय, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात, इन चारों का जोड़ होता है। लेकिन एक कंट्री के अंदर, एक अर्थव्यवस्था के अंदर कई सारे क्षेत्र होते हैं। अब जैसे 2 क्षेत्र की जब आप बात करोगे तो उसके अंदर केवल और केवल उपभोग व्यय और निवेश व्यय को ही काउंट किया जाता है। अगर आप 2 क्षेत्र की बात करोगे, अगर आप 2 क्षेत्र की जब आप बात करोगे तो उस 2 क्षेत्र के अंदर केवल 2 चीज काउंट होगी। क्या सर, एक तो परिवार, यानी कि परिवार का जो सदस्य होता है उसको हम कहते हैं उपभोग, यानी कि उपभोग व्यय। ठीक है, उपभोग व्यय। ठीक है, और दूसरा इसमें होता है सर निवेश, यानी कि उत्पादक। ठीक है, उत्पादक, जिसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे किससे, निवेश व्यय से। ठीक है, आपकी जो सिलेबस है क्लास 12 है, तो कक्षा 12 के अंदर आप लोगों को केवल द्विक्षेत्रीय मॉडल को ही पढ़ना है।
किसको? केवल द्विक्षेत्रीय को। ठीक है, क्योंकि समग्र मांग ये भी कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु और सेवाओं पर किए गए उपभोग व्यय, सरकारी व्यय, निवेश व्यय तथा शुद्ध निर्यात का कुल जोड़ है। समझ में आया? बिल्कुल सर। अब देखना यहाँ पर कह रहा हूं कि जिसे लोग अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप करने की इच्छा करते हैं। मतलब एक लायबिलिटीज की तरह जो इनकम है वो इनकम इक्वल होती है किसके? उपभोग व्यय और निवेश व्यय के। जो हमारी इनकम होगी उस इनकम को किससे डिनोट करते हैं सर? Y से। इनकम को किससे डिनोट करना है सर? आपको Y से। और ये जो आपकी Y है, ये Y इक्वल होगी किसके? उपभोग व्यय और निवेश व्यय। उपभोग व्यय और निवेश व्यय के समान होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? समग्र मांग। ध्यान रखना, मैंने आपको क्या कहा है? एक लेखा वर्ष की अवधि में, पहली बात तो ये। दूसरा बात, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान जो आय है वो बराबर है किसके? उपभोग व्यय और निवेश है। ये आपको मैं द्विक्षेत्र के अंदर कह रहा हूं। अगर आप तीन क्षेत्र की जब आप बात करोगे तीन क्षेत्र के अंदर, तो तीन क्षेत्र के अंदर कौन कौन आ जाएगा? जो मैंने आपको राष्ट्र आय के अंदर बताया था, परिवार, उत्पादक और सरकार। सरकारी जो भी खर्चे हैं उसको जी से डिनोट करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। इसको आई से, और आई की जगह आप एस भी देख सकते हैं, बचत। ठीक है, क्योंकि निवेश को आप बचत भी कह सकते हैं। और इसको सी से, कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस। जब आप चार क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें चार प्रकार के सेक्टर काउंट होते हैं। एक तो होता है उपभोग, ठीक है, उसके बाद में एक होता है आपके इन्वेस्टमेंट, एक होता है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, एक होता है नेट एक्सपोर्ट, जिसको आप डिनोट कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आयात माइनस निर्यात माइनस आयात। ये चार क्षेत्रीय मॉडल है और ये तीन क्षेत्रीय मॉडल है। अभी आपको जो सिलेबस में आपको पढ़ना है वो द्विक्षेत्रीय है। आपको मैं पहले चारों की कंडीशन बता देता हूँ कि किसे क्या कहते हैं उसके बारे में। ठीक है, अब ध्यान रखना कि जो बाजार मांग और समग्र मांग में अंतर होता है। बाजार मांग और समग्र मांग के अंदर डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? तो ध्यान रखना कि जो समग्र मांग है नी, ये अर्थव्यवस्था के सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल जोड़ है। एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी वस्तु और सेवा उस पर कितना व्यय हो रहा है उसका टोटल है कि भाई परिवार द्वारा उपभोग वस्तुओं पर कितना व्यय है, ठीक है, उत्पादक द्वारा कितना व्यय हो रहा है, सरकार के द्वारा कितना व्यय हो रहा है, और जो विदेशी क्षेत्र द्वारा है, या ये कह सकते हैं कि शुद्ध निर्यात का कुल जोड़ है। ठीक है, उपभोग व्यय, सरकारी व्यय, निवेश व्यय और शुद्ध निर्यात का कुल जोड़ एक लेखा वर्ष के अंदर। और बाजार मांग का मतलब है कि भाई एक ही वस्तु की होती है, एक ही वस्तु की कुल मांग को कहते हैं बाजार मांग। एक ही वस्तु की कुल मांग को बाजार मांग कहते हैं। जैसे कि कपड़े है तो कपड़े के बाजार में आप कपड़ों की बात करोगे तो वो आपके बाजार मांग में जाता है। यहाँ पर आपको देखना है कि समग्र मांग एक अर्थव्यवस्था के अंदर की भाई कोई भी व्यक्ति है वो कहाँ पर कितना खर्च कर रहा है उसके बारे में आपको डिस्कस करना। अब आपको मैं बता देता हूँ कि समग्र अनुसूची किसे कहते हैं, समग्र मांग अनुसूची किसे कहते हैं, उसके बाद में हम इसके डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर दो ताकि आपको आगे मैं बता सकूं, और एक एक चीज को क्लियर करना है, कोई डाउट नहीं रखना है, और इसको एक पेन और डायरी साथ में लेके बैठना है और इसको लिखते रहना है। ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से कोई काम नहीं होने वाला है, इसीलिए करो, नोट कर दो इसको। चलिएगा, अब आपको देखना है कि समग्र मांग अनुसूची क्या होता है। ठीक है, देखिएगा, जिस तरह से मांग अनुसूची होती है उसी तरह समग्र मांग अनुसूची भी होती है। बिल्कुल सर। तो सर ये समग्र मांग अनुसूची क्या होती है? तो भाई समग्र मांग अनुसूची एक वह तालिका है या वह अनुसूची है जो आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप समग्र मांग यानी कि एडी के स्तरों को दर्शाती है। वापस सुनना, क्या कह रहा हूं मैं? समग्र मांग अनुसूची वह अनुसूची है जो आय के विभिन्न स्तर एवं
समग्र मांग के विभिन्न स्तरों को दर्शाती है। ठीक है, क्या कहा है? समग्र मांग अनुसूची वह अनुसूची है जो आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप समग्र मांग के विभिन्न स्तरों को दर्शाती है। समझ में आया? प्रत्येक स्तर को। बिल्कुल सर, जैसे आप देख सकते हैं कि आय के विभिन्न स्तर दे रखे, जैसे कि 0 है, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, 120 है। उसी प्रकार समग्र मांग के भी विभिन्न स्तर है, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ठीक है सर, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आय के विभिन्न स्तर और समग्र मांग के विभिन्न स्तर को दर्शाती है। ठीक है सर, देख सकते हैं कि जब आय 0 थी तो समग्र मांग कितनी थी सर? 30 थी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जब आपके मान लीजिएगा किसी भी उपभोक्ता के पास में अगर आय नहीं होगी ना, फिर भी वह उपभोक्ता कुछ न कुछ डिमांड करेगा ही करेगा, ये बात कंफर्म है। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे ना, फिर भी आप कोई ना कोई डिमांड करोगे। जैसे प्यास लगी तो आप पानी के लिए डिमांड करोगे, पहनने के लिए अगर कपड़ा नहीं है तो आप कपड़ों की डिमांड करोगे, आपके भले पैसे नहीं जेब में। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात बताई है कि भले आपकी आय का स्तर 0 है, लेकिन फिर भी वो उपभोक्ता कुछ न कुछ तो डिमांड करेंगे। ठीक है, जो एक निम्न स्तर होता है, ये कह सकते हैं गरीबी रेखा के रूप में कह सकते हैं कि उस स्तर से नीचे तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा है कि एडी इक्वल है किसके? सी प्लस आई के। मैंने अभी आपको बताया एडी का मतलब एग्रीगेट डिमांड, एडी का मतलब एग्रीगेट डिमांड, जिसको हिंदी में कहते हैं समग्र मांग। तो कह सकते हैं कि समग्र मांग बराबर होती है किसके? उपभोग व्यय और निवेश व्यय के बराबर। ठीक है, क्या कह रहा हूं? y इक्वल है किसके? एडी की। देखना, एक डायग्राम लेकर ही बैठना, क्योंकि मैं आपको कई सारे फॉर्मूले बताने वाला हूं कि y इक्वल है किसके सर? एडी की। समझ में आया? ये पहला फॉर्मूला, ये आपके पहला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आया? y इक्वल होगा किसके? एडी के। मैंने आपको बताया कि आय क्या है? समग्र मांग है। ठीक है, यानी कि आय को हो या समग्र मांग को एक ही बात है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि आय क्या होती है? तो सर आय उपभोग व्यय और निवेश व्यय का योग है। समझ में आया? उसी प्रकार हम लोग आय को एस भी कहते हैं, यानी कि निवेश है, निवेश बराबर है किसके? बचत के। तो यहाँ पर कह सकता हूं कि समग्र मांग इक्वल हो सकती है किसके? बचत या निवेश के। तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट हो सकता है कि एस इक्वल आई, एस इक्वल आई, ये आपके दूसरा फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, ये आपके दूसरा सूत्र बना दो। ठीक है सर, उसी प्रकार एक और फॉर्मूला बनाते हैं कि भाई y इक्वल है किसके? c प्लस आई, y इक्वल c प्लस आई, यानी कि एक आय होती है, वो आय हम नॉर्मल कहां पे खर्च करते हैं? उपभोग व्यय और जो भी इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, उस पर। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला। उसी प्रकार i की जगह मैं s भी लिख सकता हूं, तो ये कह सकता है कि y इक्वल c प्लस एस। समझ में आया? बिल्कुल सर, ये आपका चौथा फॉर्मूला बन चुका है। तो यार ये कह सकते हैं कि मेरी जो आय है वो बराबर है किसके? समग्र मांग के। ठीक है सर, उसी प्रकार मैं कहूंगा कि अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि एक लेखा वर्ष के अंदर जो भी वस्तु और सेवाओं पर आप व्यय कर रहे हैं उसका कुल जोड़ है, मतलब उपभोग व्यय है, निवेश व्यय है, उसी प्रकार सरकारी व्यय है या शुद्ध निर्यात, तो उनका कुल जोड़ है। लेकिन आपको सिलेबस के अंदर दो चीज पढ़नी है, उपभोग व्यय और निवेश व्यय। ठीक है, तो ये कह सकता हूं कि मेरी जो समग्र मांग है वो बराबर है किसके? आय के। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो निवेश है उस निवेश को हम बचत भी कह सकते हैं, यानी कि एस इक्वल आई। ठीक है सर, उसी तरह y बराबर हो सकता है किसके? c प्लस आई की, जो मैंने आपको बताया समग्र मांग की डेफिनेशन लिखवाई है। क्या डेफिनेशन लिखवाई है कि सर
उपभोग व्यय और निवेश व्यय के कुल जोड़ है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर सत्यापित हो रही है। बिल्कुल सर। अब हम तीन टॉपिक्स को पढ़ लिए। समग्र मांग क्या है, समग्र मांग अनुसूची क्या है। अब देखना है कि समग्र मांग वक्र क्या है, समग्र मांग वक्र क्या है उसके बारे में। तो देखिएगा, समग्र मांग वक्र यह कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि समग्र मांग अनुसूची से बनने वाला वक्र, समग्र मांग अनुसूची से बनने वाला वक्र क्या कहलाता है, समग्र मांग वक्र। ठीक है सर। अब देखिएगा, आपको मैं इसको इजीली तरीके से बता दूं। ठीक है, कि भाई समग्र मांग अनुसूची का चित्र प्रस्तुतिकरण ही क्या कहलाता है, समग्र मांग वक्र। समग्र मांग अनुसूची का चित्र प्रस्तुतिकरण ही समग्र मांग वक्र कहलाता है। समझ में आया? या ये कह सकते हैं कि भाई समग्र मांग अनुसूची से बनने वाला चित्र समग्र मांग वक्र है। समझ में आया? बिल्कुल सर। अब देखिएगा, आपके सामने एक चित्र है, ठीक है, जहां पर एक्स अक्ष पर मैंने इनकम को रखा है और वाई अक्ष पर किसको रखा है, तो सर वाई अक्ष पर समग्र मांगों को रखा है, जिसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। बिल्कुल सर। अब देखना है, इस चित्र को अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करना है, अच्छे से पूरा ध्यान याद रखना है। देखिए, ये जो y बराबर एडी है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि भाई I बराबर है किसके, समग्र मांग के। तो ये जो वाला वक्र है, ठीक है, यानी कि जो y है ये हमेशा आपके मूल बिंदु से प्रारंभ होगा, यानी कि 0 से। देख लो, I कितनी है, 0 है। तो I वाला ये जो y वाला क्रम है ये हमेशा 0 से प्रारंभ होगा। और दूसरी चीज ये कि ये जो वाला डायग्राम है, ये वाला वक्र हमेशा 45 डिग्री के एंगल से होगा, यानी कि 45 डिग्री के कोण से बनाना। समझ में आया? वापस सुन लो अच्छे से कि ये जो I का जो मैंने क्रम बनाया है ये हमेशा मूल बिंदु से बनाना है, यानी कि 0 से, जो कि 45 डिग्री के कोण के बराबर होगा। ठीक है सर। उसी तरीके से देखो समग्र मांग, ठीक है। अब ये जो समग्र मांग है ये कहां से प्रारंभ हो रहा है सर, 30 से। ध्यान रखना, वापस सुनना, ये नहीं है कि I 0 है तो क्या सर समग्र मांग भी 0 होगी, नहीं। जब I 0 होगी फिर भी डिमांड कुछ ना कुछ होगी, एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ होगी। तो यहां पर एग्रीगेट डिमांड मैंने रखी है 30 है, ठीक है, ये आपके 30 है। देख लो इसी प्रकार, जैसे कि ये 10 हो सकता है, ये 20 है, तो ये कितना है, 30 है। तो जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो हमेशा यहां से प्रारंभ होगी। समझ में आया? यानी कि बाय अक्ष पर किसी भी संख्या से प्रारंभ हो सकती है। क्लियर है? वापस सुनना, अच्छे तरीके से कान खोल के सुन लो कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है ये बाय अक्ष के किसी भी संख्या से प्रारंभ हो सकती है, यानी कि प्रारंभ से। ठीक है, लेकिन ये जो आय होती है ये आय हमेशा मूल बिंदु से प्रारंभ होती है, जो कि 45 डिग्री के कोण के बराबर होती है। ठीक है सर। अब अगला पॉइंट सुनना अच्छे से कान खोल के कि जहां पर मेरी y और AD बराबर होगी, जहां पर मेरी आय और समग्र मान समान होगी, जहां पर ये दोनों आपस में स्पर्श होगी, जहां पर ये दोनों आपस में कटेंगे, वहां पर क्या होगा सर, मेरा संतुलन होगा। यानी कि ये जो देखो, ये समग्र मान, ठीक है, और ये मेरा आय वक्र, ये दोनों आपस में यहाँ पर कटते हैं, मतलब मेरा संतुलन बिंदु ये वाला है। समझ में आया? जिसको हम कहते हैं ई बिंदु, जिसको हम क्या कहते हैं सर, ई बिंदु। समझ में आया? बिल्कुल सर। देख लो, ये मेरा क्या है, संतुलन बिंदु, मतलब 40-40, ये क्या है सर, मेरे संतुलन बिंदु कहलाता है। ये मेरा क्या है सर, संतुलन बिंदु। समझ में आया? बिल्कुल सर। अब आपको मैं बता देता हूं कि समग्र मांग वक्र के घटक कौन कौन से हैं। समग्र मांग के घटक कौन कौन से हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं, कि C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उसके बारे में। ठीक है, हालांकि इसके अंदर और भी टॉपिक्स है, लेकिन वो मैं आपको अच्छे से धीरे धीरे बताते रहूंगा, क्योंकि समग्र मांग आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आपको उसके आगे वाला जो टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे जो लेक्चर्स होगी वो आपके और भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, देखना, ये जो फर्स्ट वाली पोजीशन आपको क्या बताती है कि भाई ये ज्यादा है और ये कम है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर आपको बता रहे कि
समग्र मान ज्यादा है, लेकिन ये आपके क्या है, कम है। और यहाँ पर क्या बता रहा है कि भाई ए वाई और एडी बराबर, ठीक है बिल्कुल सर। अब मैं आपको बताता हूँ इसके घटक के बारे में, ठीक है। तो एक बार आप इसका नोट कर, तो स्क्रीनशॉट ले लो, चलेगा। अब आपको देखना है कि समग्र मांग के घटक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छे से समझना इस फॉर्मूले को। समग्र मांग के मुख्यतः 4 घटक होते हैं, ठीक है। समग्र मांग को एडी से डिनोट करते हैं, किससे, एडी से, मतलब एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी, सी का मतलब यहां पर किससे है, उपभोग है, सी का मतलब उपभोग है, ठीक है। उपभोग व्यय प्लस आई, आई का मतलब यहां पर है निवेश व्यय, ठीक है, प्लस जी मतलब सरकारी व्यय, प्लस करो क्या, सरकारी व्यय, ठीक है। फिर प्लस करो क्या सर, एक्स माइनस एम, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आयात माइनस निर्यात करोगे तो इससे आपका क्या निकलेगा सर, शुद्ध निर्यात। इससे आपका क्या निकलेगा, शुद्ध निर्यात, ठीक है। ये आपके एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है, ठीक है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इस पर मैं ज्यादा इतना फोकस नहीं करूंगा, ये अच्छे से काम करके सुन लेना। इस फॉर्मूले के अंदर यानी कि एग्रीगेट डिमांड के अंदर जो आपके सिलेबस के अंदर है, उसमें आपको केवल 2 ही चीज पढ़नी है, एक तो आपके सी और एक आपको आई। यानी कि एक तो आपको देखना है उपभोग व्यय और एक देखना है आपको निवेश व्यय। निवेश व्यय को हम लोग बचत भी कहते हैं, निवेश व्यय को हम लोग बचत भी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि आई इक्वल एस, आई इक्वल एस है, समझ में आया, बिल्कुल सर। तो हम लोग जो पूरा फोकस देंगे वो किस पर देंगे, सी और आई पर, ठीक है, बिल्कुल सर। तो अब देखना है कि ये उपभोग व्यय होता क्या है, देखना एग्जाम के अंदर प्रश्न आ सकता है कि पारिवारिक उपभोग व्यय क्या होता है। तो देखना किसी अर्थव्यवस्था के सभी परिवारों द्वारा वस्तु और सेवाओं पर किए गए व्यय, वस्तु और सेवाओं पर किए गए व्यय जो कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, ठीक है सर। अब देखना उपभोग फलन, उपभोग फलन को हम किससे डिनोट करते हैं सर, सी से। उपभोग फलन को किससे डिनोट करते हैं, सी से, बिल्कुल सर। अब देखना कि उपभोग फलन क्या होते हैं, तो सर उपभोग फलन y तथा c के बीच फलनात्मक संबंध को ही क्या कहते हैं, उपभोग फलन। y और c इन दोनों के बीच का जो फलनात्मक संबंध है, जो मात्रात्मक संबंध है, उसी को हम क्या कहते हैं, उपभोग फलन। समझ में आया, y और c इन दोनों के बीच फलनात्मक जो संबंध है उसी को हम कहते हैं उपभोग फलन, ठीक है सर। y जो आय को दर्शाती है और c है जो आपके उपभोग को दर्शाता है, ठीक है सर। y आपको दे रखी है जैसे 0, 50, 100, 150। c यानी कि उपभोग आपको दे रखा है 20, 60, 100 और 140, ठीक है सर। अब देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को अच्छे से क्लियर करना है, बिल्कुल सर, मैं आपको क्लियर कराता हूं, ठीक है। देखो पहला रिलेशनशिप कह रहा है कि C का कुछ न्यूनतम स्तर सदैव होता है भले ही y बराबर 0, यह स्वायत्त उपभोग कहलाता है। क्या कह रहा है C कि भाई C का एक न्यूनतम स्तर तो हो गई, चाहे y बराबर 0, मतलब
भले y का स्तर यहाँ पर देखो प्रारंभ में 0 है, लेकिन उपभोग कितना है सर, 20 है। ठीक है, ये क्या दर्शा रहा है, अच्छे से क्लियर करना इस चीज को। भाई किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर आय का स्तर अगर 0 भी होगा, फिर भी एक उपभोग का एक न्यूनतम स्तर तो हो गई। ठीक है, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था के अंदर जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग करेंगे, चाहे उसमें आय की अनुमति हो या न हो। तो आप सुनो क्या कहा है मैंने, इस चीज को क्लियर करो। किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर भले आय का स्तर 0, लेकिन उपभोग का एक न्यूनतम स्तर हो गई, चाहे उसमें आय की अनुमति हो या न हो। क्योंकि एक उपभोक्ता को अगर जिंदा रहना है तो वो बिना आय की अनुमति से भी उपभोग करेंगे, मतलब करेंगे एक न्यूनतम स्तर पर। ठीक है, देख सकते हैं कि जब आपकी आय 0 है, फिर भी उपभोग कितना है, 20 है। क्योंकि भाई किसी भी उपभोक्ता को अगर जीवित रहना है, भले उसके पास में आय नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी वो कुछ न कुछ तो डिमांड करेगा। अगर उसको प्यास लगी है ना, तो वो जीवित रहने के लिए वो पानी की डिमांड करेगा, भले उसके पास में पैसा नहीं है। अगर वो मान लीजिएगा सर्दी के मौसम में अगर ठंड से मर रहा है बुरी तरह से, और उसके जेब में अगर पैसा नहीं है, तो फिर भी वो स्वेटर के लिए डिमांड करेगा। समझ में, भले वो ये कहेगा कि मुझे लो कैटेगरी का मुझे स्वेटर चाहिए, वो कहेगा कि भाई मुझे 200 रुपए तक ही स्वेटर दिला दो, मेरे जेब में पैसा नहीं है, लेकिन वो डिमांड तो करेगी, क्योंकि उसको अर्थव्यवस्था के अंदर जीवित रहना है। ठीक है सर, तो ध्यान रखना सी का कुछ न्यूनतम स्तर, मतलब ये सी का एक छोटा सा न्यूनतम स्तर, भले उसमें y बराबर 0, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्वायत्त निवेश। देखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब सी का न्यूनतम स्तर और y का 0 स्तर है, y का 0 स्तर है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्वायत्त निवेश। और ध्यान रखना स्वायत्त निवेश को हम किससे डिनोट करते हैं, तो सर स्वायत्त उपभोग का जो सिंबल है वो है सी बार। ठीक है, स्वायत्त उपभोग को किससे डिनोट करते हैं सर, सी बार। समझ में आया, ये इसका सिंबल है, ये अच्छे से क्लियर कर रखिए कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भाई स्वायत्त उपभोग क्या है, तो सिंपल सा लिखना है कि सी का कुछ न्यूनतम स्तर जो सदैव कुछ न कुछ होता है, भले ही वह y बराबर 0, इसी को हम कहते हैं स्वायत्त निवेश। समझ में, यानी कि सी का न्यूनतम स्तर, उसमें चाहे y का 0 स्तर हो, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वायत्त निवेश। दूसरा पॉइंट है कि आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, मतलब देख लो जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है कि भाई 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150 हुई है, उसी तरह आपकी उपभोग भी बढ़ता जा रहा है, उपभोग व्यय भी बढ़ता जा रहा है। देख लो 20 से कितना हुआ, 60 हुआ। देखो जब आपकी इनकम 0 से 50 हुई तो आपका उपभोग भी कितना हुआ सर, तो 20 से 60 हुआ है। उसी प्रकार देखो ये 50 से 100 हुआ तो ये कितना हुआ सर, 60 से 100 हुआ है। ये 100 से 150 हुआ तो ये कितना हुआ, 100 से 140 हुआ है। ये 100 से बढ़कर 140 हुआ है। समझ में आया, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी वैसे वैसे आपका उपभोग में भी बढ़े। समझ में आया, बिल्कुल। जैसे आपने देखा था कि भाई पूर्ति कैसा होता है, कीमत और पूर्ति के अंदर धनात्मक संबंध होता है, ये तो आपको पता ही है पूर्ति के अंदर। ठीक है सर, चलिएगा तीसरा पॉइंट है आपके कि जिस दर से y में वृद्धि होती है उस दर से c में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि इसका कुछ भाग बचत में चला जाता है। मतलब ये पॉइंट क्या कह रहा है, देखो जिस दर से ये जो y में वृद्धि हो रही है, मतलब आय में वृद्धि हो रही है ना, उस दर से c में वृद्धि नहीं हो रही है। आय के अंदर कितनी वृद्धि हो रही है सर, 0 से 50 की वृद्धि हुई है, लेकिन उपभोग के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, केवल से 40 की वृद्धि हुई है। मतलब ये 20 से कितना हुआ, 60 हुआ है। उसी प्रकार आगे देखो ये 50 से कितना हो रहा है सर, 100 हो रहा है। 50 से कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, लेकिन ये कितना हो रहा है सर, तो सर ये केवल 60 से 100 ही हो रहा है। मतलब आय के अंदर तो 50 की वृद्धि हुई है, लेकिन सी के अंदर कितनी वृद्धि हुई है सर, सी के अंदर केवल 40 की वृद्धि हुई है। समझ में आया, तो इस पॉइंट के अंदर तीसरा संबंध ये भी बताएगा कि भाई
जिस दर से y में वृद्धि होती है ना, उस दर से c में वृद्धि नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ आय का कुछ भाग है वो बचत के अंदर चला जाता है, या ये कह सकते हैं कि आय का कुछ भाग निवेश के अंदर चला जाता है। इसीलिए मैंने अभी वो आपको समीकरण बताई थी कि y इज इक्वल टू c प्लस आई, ठीक है। यानी कि आपकी आय का कुछ भाग यानी कि उपभोग है, और उपभोग से कुछ भाग किसमें जाता है? निवेश के अंदर कह सकते हैं, या फिर आप इसको ये भी कह सकते थे कि एग्रीगेट का कुछ भाग, ठीक है, यानी कि आय का कुछ भाग जो सी के अलावा किसमें जाता था? आपके बचत के अंदर। तो ये तो आपकी कंडीशंस आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आए कि भाई आय का नॉर्मल जो भी भाग है वो दो स्तर पे जाता है, या तो उपभोग में जाएगा और निवेश में जा सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं जाएगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हम एस भी कहते हैं, तो आपको पता ही है। क्योंकि भाई आप देख सकते हैं कि कोई भी उपभोक्ता अपनी पूरी आय खर्च नहीं करेगा, ठीक है, कुछ भाग बचाएगा, ठीक है, कुछ भाग तो बचाएगा, या फिर वो निवेश के रूप में व्यय करेगा। समझ में आया? क्योंकि कोई भी बंदा कभी भी अपनी इनकम को पूरा खर्च नहीं करेगा, ठीक है सर। अब हम चलते हैं इसके डायग्राम पर कि सर इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ध्यान रखना इस डायग्राम को आपको इसके नीचे बनाना है। नीचे बोले तो y तथा c के बीच में संबंध बताना है, और उस संबंध के नीचे आपको इस चित्र को समझाना है, ठीक है सर। अब आप देखिएगा इस चित्र को अच्छे से समझने का प्रयास। x अक्ष पर तो y है, और x अक्ष पर क्या है? इनकम है, और y अक्ष पर किसको मैंने रखा है सर? उपभोग को, ठीक है सर। अब देखिए मैंने आपको बताया कि आय का जो स्तर है वो हमेशा कहां से प्रारंभ होगा? जीरो से। मतलब ये जो आपकी इनकम है ये कहां से प्रारंभ होगी? सदैव जीरो से होगी, और 45 डिग्री के कोण के बराबर होगी, ठीक है। ये एंगल कितना हो रहा है? 45 डिग्री के एंगल से, ठीक है सर। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि y का स्तर भले जीरो है, लेकिन उपभोग का स्तर कभी भी जीरो नहीं होगा। देख सकते हैं उपभोग कहां से प्रारंभ होगा? 20 से होगा। इस सारणी से भी देख सकते हैं कि जब आपकी y जीरो है लेकिन आपका उपभोग कितना है सर? 20 है। इसीलिए ये वाला जो वक्र है, ये वाले जो चित्र है, डायग्राम है, जो c है यानी कि उपभोग है, ये कहां से प्रारंभ हो रहा है? 20 से प्रारंभ हो रहा है। समझ में आया? आय की जो रेखा है, ये जो y है, ये आपके कहां से प्रारंभ हो रही है? तो सर ये आपके मूल बिंदु से हो रही है, मतलब जीरो से। लेकिन ये जो c है ये हमेशा आपके न्यूनतम स्तर से प्रारंभ होगा, ठीक है सर। अब उसके बाद में देखना कि जहां पर आपके I और C, जहां पर Y और C, ठीक है, Y और C दोनों आपस में जहां पर ये कटेगी, जहां पर ये दोनों आपस में समान होंगे, वहीं पर एक बिंदु प्राप्त होगा जिसको हम कहते हैं समता बिंदु कह सकते हैं, या समविच्छेद बिंदु कह सकते हैं। वापस सुनना, समविच्छेद बिंदु किसे कहते हैं? जो एग्जाम के अंदर 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। हालांकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी आता है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर क्लियर करना। समविच्छेद बिंदु किसे कहते हैं? तो सर समविच्छेद बिंदु वह बिंदु है जो y बराबर c होता है। समझ में है? जो y बराबर c होता है। समझ में है? या ये कह सकते हैं कि समविच्छेद बिंदु वह बिंदु है जहां पर बचतें कैसी होगी? शून्य होगी। समझ में आया? समविच्छेद बिंदु वह बिंदु है जहां पर बचतें कैसी होती है? शून्य होती है। या ये कह सकते हैं कि समविच्छेद बिंदु वह बिंदु है जहां पर y बराबर c है। देखिएगा जिस तरीके से हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर मांग बराबर पूर्ति की थी, ठीक है, यानी कि जहां पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों आपस में कटते थे, वहां पर हमें एक बिंदु प्राप्त होता था जिसको हम कहते थे संतुलन का बिंदु, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो उसी तरीके से समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर मैं कह रहा हूं कि जहां पर y बराबर c होगा, वहां पर जो बिंदु हमें प्राप्त होगा उसको हम कहते हैं समविच्छेद बिंदु, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रेक, स्पेलिंग आप देख लेना, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि BEP, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट।
ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इस सारणी को अच्छे से देखो इस टेबल के अंदर कि y बराबर c कहां पर है, तो सर y बराबर c हमें ये जो प्राप्त हो रहा है कि इनकम भी 100 है और उपभोग भी 100 है, इसी को हम क्या कहते हैं, BEP मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट समझ में आया। ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं, समविच्छेद बिंदु। तो सर जहां पर y बराबर c होगा उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब समविच्छेद बिंदु या समता बिंदु कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जहां पर बचतें शून्य होती है वहां पर हम क्या कहते हैं, समविच्छेद बिंदु। ठीक है सर, अब देखना इसी को मैं आपको एक गणितीय फॉर्मूले से भी आपको बता देता हूँ, गणितीय तरीके से भी। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर दो अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिएगा, अब इसका गणितीय रूप लिख लेते हैं, इसका गणितीय रूप क्या है। ठीक है, इसका मैथमेटिक्स समझ के उसके बाद में इस टॉपिक्स को यहीं पर कंप्लीट करो। ठीक है, गणितीय रूप। तो सर गणितीय रूप में एक्चुअली इसको हम क्या लिखेंगे सर, कि C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। ठीक है, ये इसको गणितीय रूप में हम लिखेंगे, C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। ये जो C है, इस C का मतलब क्या है सर, C का मतलब है उपभोग फलन। C का मतलब क्या हुआ, उपभोग फलन। ठीक है, और ये जो C बार है इसका मतलब है स्वायत्त उपभोग। ठीक है, ये जो C है इसका मतलब क्या है, स्वायत्त उपभोग। ठीक है, और ये जो Y है इसका मतलब है आय। ठीक है, और ये जो B दे रखा है, ये B हमारा क्या है, तो सर ये जो B हमारा दे रखा है ये आपके MPC का मान है। ठीक है, ये B आपके क्या है, MPC। MPC क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति मतलब यहां पर ध्यान रखना कि MPC प्लस MPS इज इक्वल 1। MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सर। अब देखना एग्जामिनर आपसे पूछे क्या करेगा, आप लोगों को C बार दे देगा, MPC का मान भी दे देगा, इनकम भी दे देगा यानी कि Y भी दे देगा, और आपको कहेगा कि उपभोग फलन ज्ञात कीजिएगा यानी कि C ज्ञात करो। कभी कभी आपको एक्चुअली MPS दे देता है और सीधा आपको कहता है कि भाई MPC का मान ज्ञात करो। डायरेक्ट आपको MPS का मान दे दे और कह दे कि भाई MPC का मान ज्ञात करो, या फिर ये भी कह दे कि भाई MPS दे रखा है और MPC का मान ज्ञात करना। ठीक है, मतलब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस किसी भी तरह से कर सकता है। जस्ट सपोज एक क्वेश्चंस ले लेता हूं, देखो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये टॉपिक्स क्या कहना चाह रहा है। देखो अच्छे से, उपभोग फलन यानी कि C ज्ञात करना। ठीक है, उपभोग फलन ज्ञात करना। ठीक है, उपभोग फलन यानी कि C ज्ञात करना। बिल्कुल सर, देखो इसको कैसे करेंगे। मान लीजिएगा C बार यानी कि स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग, स्वायत्त उपभोग जस्ट सपोज दे रखा है कितना, जस्ट सपोज 200 रुपए। ठीक है, चलो B दे रखा है, मान लीजिएगा, या B की जगह आपको वो डायरेक्ट देगा MPC। MPC दे रखा है जस्ट सपोज 0.5। Y दे रखा है जिसको हम कहते हैं आय।
और आय मान लीजिएगा आपको दे रखा है 1000 रुपये, ठीक है, बिल्कुल सर। अब आपको निकालना क्या है सर, सी। तो बिल्कुल हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बहुत ही इजी तरीका है। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार कितना है सर, 200 रुपये, प्लस ये कितना है 0.5, ये क्या है मल्टीप्लाई है, बिल्कुल सर। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 100, ठीक है सर। अब इसको सॉल्व करो, एक जीरो से एक जीरो कट, बिल्कुल सर। ये कितना हुआ 500, तो सर 200 प्लस 500, तो ये कितना हुआ 700। आपका सी कितना आ रहा है 700 रुपये, ये आपका आंसर। समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है, 1 नंबर में भी आ जाता है, और कभी कभी 3 नंबर के अंदर भी प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल सर। ये जो मैंने अभी फॉर्मूले बताया है, ठीक है सर, क्या कि C प्लस आई ये आपके द्विक्षेत्रीय के अंदर, ये ध्यान रखना, मैं वापस आपको बता देता हूँ, जो आपके सिलेबस में मैं उसी की बात करूंगा। 2 क्षेत्र वाली जो अर्थव्यवस्था होती है, जो मैंने आपको नेशनल इनकम में बताई थी, ठीक है, 2 क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था। तो 2 क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था में एक तो हम उपभोक्ताओं की बात करते हैं, यानी कि परिवार क्षेत्र की, ठीक है। तो परिवार क्षेत्र जो व्यय करता है उसको उपभोग में कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा आपके इसमें था व्यवसाय, यानी कि जो किस रूप में यहाँ पर व्यय होगा, एज ए निवेश के रूप में। किस रूप में होता है, निवेश के रूप में, और ये आपके उपभोग के रूप में होगा, ठीक है, बिल्कुल सर। यानी कि ये परिवार क्षेत्र। 3 क्षेत्र की जब हम बात करेंगे, ये मैं आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर बताऊंगा, 3 क्षेत्र वाली, 4 क्षेत्र वाले, ठीक है, 3 क्षेत्र अर्थव्यवस्था, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में एक और आ जाएगा सरकार, परिवार, ठीक है, उपभोग, व्यवसाय के, और सरकार। सरकार जो भी व्यय करेगी उसको हम कहेंगे सरकारी व्यय, यानी कि जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, जी से। और यहाँ पर जो भी होता है निवेश, तो निवेश को या बचत के रूप में यहाँ पर जो भी होता है उसको हम करेंगे एस या फिर आई के रूप में। और परिवार जो भी व्यय करता है उसको हम कहते हैं उपभोग व्यय, ठीक है, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। समझ में आया? बिल्कुल सर। और जो 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होती है, 4 क्षेत्रीय, तो 4 क्षेत्रीय के अंदर से 4 सेक्टर हो गए। एक तो हमारे पास में होगा परिवार, व्यवसाय या फार्म, ठीक है। तीसरी होगी सरकार, और एक हमारे पास में कौन होते सर, तो एक होगी हमारे पास में विदेशी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र। परिवार के रूप में जो भी व्यय होता है उसको सी से डिनोट करेंगे, व्यवसाय में होगा तो उसको इन्वेस्टमेंट से, सरकार जो भी व्यय करेगी उसको जी से, और विदेशी क्षेत्र के अंदर हम किससे करेंगे, एक्स माइनस एल, मतलब शुद्ध निर्यात। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को उपभोग फलन के बारे में आपको क्लियर करवा दिया। नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बचत के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि बचत से रिलेटेड किस तरीके से प्रश्न आ सकता है उसके बारे में, यानी कि निवेश फलन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करना है। तो नेक्स्ट अगले लेक्चर के लिए मिलता, ओके बाय।